नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि कंटिन्यूअसली अपडेट और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगा। जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर पाता हूँ, वहाँ पे मैं अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके ही सारी चीजों को चेक करके ही काम करना। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब LIC। तो LIC आप सभी जानते हैं, LIC एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 4 लाख करोड़। देखिए, जब अदानी के ऊपर आरोप लगाया गया था, हिंडनबर्ग के माध्यम से अदानी के ऊपर आरोप लगाया गया था, तब बहुत सारे लोगों ने यही चर्चा किए थे कि LIC डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि अदानी को सबसे ज्यादा लोन उन्होंने देके रखा। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, LIC ने डूब नहीं गया, LIC ने आज तक की सबसे बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया और इस बार जो प्रॉफिट दिखा ना, वो सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि वो अदानी को लोन दिया था और अदानी के ऊपर इन्वेस्ट किए थे, तो अदानी डूब गया तो वो भी डूब जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। और अदानी का डूबने के पीछे कारण भी तो होना चाहिए ना। कुछ अदानी के मान लेता हूँ, अदानी के कुछ कंपनीज के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, फिर भी उसका बिजनेस स्टेबल है, फिर भी उसका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे बिजनेस के ऊपर एंट्री हो चुके हैं जो बिजनेस से उसको हटाना इतना आसान नहीं होगा। तो हिंडनबर्ग से एक रिपोर्ट के कारण बहुत सारे लोग चर्चा किए थे कि अदानी डूब गया, इसका मतलब LIC भी डूब गया। अदानी भी नहीं डूबा और LIC भी नहीं डूबा। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि LIC ने करके दिखाया कि हाँ, कि किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर सेल्स का डेटा दिखा दूं क्वार्टरली, आप देखेंगे पिछले बार में कितना 1,68,000 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था और इस बार कितना 1,89,000 करोड़। और सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी एक्सपेंस को पिछली बार बहुत ज्यादा करके बैठे थे, इस बार एक्सपेंस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया और सब कुछ मेंटेनेंस करने के बाद देखिए पिछले साल में कितना प्रॉफिट था, सिर्फ 683 करोड़ और इस बार कितना 9,500 करोड़। तो सोचिए कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। जो पहले एक टाइम कंपनी लॉसेस में चला गया, लॉसेस नहीं, 3 करोड़, मतलब इतने बड़े कंपनी में 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो उसको मैं लॉसेस नहीं कहूंगा, तो और क्या कहूंगा। तो लॉसेस में रन करने वाला कंपनी आज हाईएस्ट प्रॉफिट लेकर चला है। लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में देखेंगे तो तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। इसको अगर प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर में देखेंगे तो आज तक इतना प्रॉफिट कभी नहीं दिखा। फर्स्ट टाइम कंपनी 36,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो आप कहेंगे सर एक बार हो ही सकता है, तो चलो नेक्स्ट ईयर में भी दिखा देता हूँ। जो ईयर काम मतलब जो ईयर अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, अभी तक तो फिनिश नहीं हुआ, फिर भी देखिए उसको भी बीट कर दिया। कितना 45,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो सोचिए LIC में कितना दम है। जो लोग ये सोच रहे थे ना कि LIC बेकार है, LIC डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए एक चीज मैं बता दूं, LIC का टोटल ओवरऑल मार्केट कैप के हिसाब से 66.2% मार्केट कैप अकेला लेके बैठा हुआ है। आज जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसको टक्कर देने के लिए अकेला यही काफी है, क्योंकि 66.2% इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप जरूर करेंगे, मुझे पता है कि सर इतनी कंपनीज के ऊपर स्ट्रेंथ है तो इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं निवेश करता, इंस्टीट्यूशन के पास क्यों ना के बराबर होल्डिंग है, पब्लिक ने क्यों ज्यादा होल्डिंग्स उठाया? देखिए इसके पीछे कारण भी है। सबसे पहले ये चीज देखिए कि प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग्स है, 96% का होल्डिंग्स है और सेबी के रूल्स के हिसाब से कितना होना चाहिए, 75%। तो सोचिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 21% का शेयर उसको बेचना पड़ेगा। अगर 21% का शेयर बेचे तो कितना बड़ा एक करेक्शन दिखेगा। तो शायद इसीलिए FIS और DS ने होल्डिंग्स नहीं उठाया। जब ज्यादा माल बेचा जाएगा तो उसी उसी माल को आप देखेंगे FIS और DIC खरीदारी करेंगे, उसको पब्लिक नहीं खरीदारी करेंगे, क्योंकि OFS जब आएगा वो तो डिस्काउंट में माल बेचेंगे, तो वो लोग डिस्काउंट में हमेशा माल खरीदते हैं। तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ, आपको अगर मार्केट से मतलब मार्केट में काम करना है, हमेशा आपको डिस्काउंट ढूंढना है। अगर आप डिस्काउंट ढूंढने में माहिर है तो ही आप प्रॉफिटेबल गेनर हो सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी का जो लास्ट कुछ डेज का जो परफॉर्मेंस, उसके बारे में दिखाने से पहले कंपनी फर्स्ट टाइम एक बार डिविडेंड दिया था। वो भी कब दिया था? आप देखेंगे तो कंपनी का जो डिविडेंड मिला था, अ, आप देखेंगे 21 जुलाई में, और 3 रुपया करके डिविडेंड मिला था। उससे पहले कंपनी और एक बार डिविडेंड दिया था जब लिस्टिंग हुआ था 1.50 रुपीज करके, और वो भी कब, 25 अगस्त 2022 का।
तो कंपनी के ऊपर फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट होने वाला है। उसके ऊपर एक अपडेट्स भी आया। आप देखेंगे तो LIC, आप देख सकते हैं LIC प्रेजेंट डिविडेंड चेक, मतलब LIC का जो डिविडेंड चेक है 1831 करोड़। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इस तरीके से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया कि कंपनी के ऊपर फिर से एक डिविडेंड दिया जाएगा, और वो भी कितना, 1831 करोड़। तो आप कहेंगे सर इतना डिविडेंड देने से क्या फायदा, पूरा का पूरा पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही रह जाएंगे, क्योंकि उनके पास ही तो 94% का 96% का होल्डिंग्स है। ये बात सही है, आपने सही पकड़ा। तो फिर भी आपके पास अगर छोटा मोटा भी होल्डिंग्स है तो उसके अगेंस्ट में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान से देखना। कंपनी के ऊपर एक क्या बना, एक कफ बना, उसके बाद एक हैंडल बना, उसके बाद फिर से एक हैंडल बना, और इसका शानदार तरीके से ब्रेकआउट भी हुआ। और मैं इस लेवल में एंट्री ले चुका हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक मतलब 754 रुपीज तक। और इस टारगेट के बीच में दो रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा तकलीफ दिखाएगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है जो 705 रुपीज के आसपास है, और सेकंड रेजिस्टेंस के आसपास ही टारगेट है, तो कोई बात नहीं। तो मेरे हिसाब से 17% का टारगेट यहाँ पे इजीली मिल सकता है। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तभी मैंने आपको एंटी टेलीग्राम में अपडेट दिया था और वीडियो बना के भी आपको शेयर किया था। और मेरा एंट्री लेवल कहाँ पे है मैं पहले भी वीडियो में आपको शेयर किया था, और मैं कंटिन्यूअसली इसके ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा जब तक टारगेट ना हो जाए। टारगेट और मतलब डाउन साइड में भी आए तो भी मैं वीडियो बना के रहूंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको हमेशा मतलब एडुकेटेड करता रहूं, हमेशा मैं आपको भरोसा दिलाता रहूं कि हाँ सही कंपनी के ऊपर सही टाइम में निवेश करने से आपको फायदा होगा। अगर आप मेरे साथ 2 3 4 मंथ 6 मंथ 1 साल जुड़े हुए हैं तो आपको पता है मैं आज तक जितने सारे ट्रेड आपके साथ मेंशन किया हूँ, आज तक मेरे हिसाब से एक भी ट्रेड अभी तक लॉसेस में नहीं है। हाँ, मान लेता हूँ कुछ स्टॉक में 1 साल हो चुके हैं अभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी लॉसेस दे रहा है, वो कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है, उसका टारगेट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, आपको जिस तरीके से सोचना है सोचिए, आपको जिस तरीके से काम करना है करिए। मैं तो इस तरीके से काम करता हूँ और इस तरीके से काम करता रहूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है दीपक नाइटेड। देखिए दीपक नाइटेड ये भी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ये भी एक स्पेशलिटी केमिकल के साथ काम करते हैं। तो कंपनी की एक खासियत है, कंपनी सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर नहीं, कंपनी फाइन केमिकल्स के ऊपर भी काम करता है। जो जो कंपनी फाइन केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं उस सारे कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा अभी प्रेशर बन चुके हैं। और इस प्रेशर के मेन कारण है जो इकोनॉमिकली जो क्राइसिस है यूएस और यूरोप में, वो तो देखने को मिला ही। उसके साथ साथ यूरोप में जो डिमांड है उस डिमांड को सारे के सारे फुलफिल चाइना करता रहा है, क्योंकि चाइना डिस्काउंट में वहां पे माल बेच रहा है, जिसके चलते सारे केमिकल्स कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। अभी आप कहेंगे सर क्या दीपक नाइट्रेट के ऊपर भी प्रेशर है? बिल्कुल है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर मुझे खासियत यही लगता है क्योंकि इसका जो सोडियम नाइट्रेट का जो बिजनेस है उनमें से 70% मार्केट शेयर वो अकेला लेकर रखा है। अगर इस चीज को यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, आप ध्यान से देखना। दीपक नाइट्रेट जो है वो 75% मार्केट शेयर किसके ऊपर, सोडियम नाइट्रेट के ऊपर बिजनेस कर रहा है। मतलब सोडियम नाइट्रेट का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा डिमांडेबल इसी कंपनी के ऊपर देखने को मिला। अभी एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, ये कंपनी का जो खासियत है मुझे बेस्ट लगा, कंपनी का ROE बेस्ट है, डेप्थ जीरो है, इनकम अच्छा है, हाथ में कैश भी अच्छे है। तो सब कुछ अगर प्लस पॉइंट में है तो उस कंपनी के ऊपर चिंता करने का जरूरत नहीं। मुझे जो पॉइंट्स और भी बेस्ट लगा, कंपनी का जो पी रेशियो, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो कहाँ पे था 48, आज पी रेशियो कहाँ पे है 40 है। अगर एवरेज पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 27 है। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है। मान ही लेता हूँ कंपनी ओवर वैल्यूड है, मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, कंपनी की जो सेल्स का डेटा है वो कुछ इस तरीके से नजरिया में देखने को मिला। इसका मतलब कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को मेंटेन्स कर रहा है, सेल्स को अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। जब सेल्स बढ़ रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ेगा, तो कंपनी प्रॉफिट बढ़ेगा मतलब कंपनी का शेयर प्राइस भी भागेंगे। तो ये तो सिंपल स्ट्रेटेजीज है, इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके ही कंपनी चलते हैं। और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद FIDS पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो इस कंपनी के जो डिलीवरी के जो रिपोर्ट है उसके बारे में बात करें तो लास्ट कुछ डेज में कंपनी के ऊपर डिलीवरी तो उतना खास नहीं लगा, मगर 15 सितंबर में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डिलीवरी उठाया गया। तो कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना है, तो यहाँ पे भी देखिए एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, और कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और कंफर्मेशन भी इस कैंडल ने दे दिया, और उसके ऊपर मेरा एंट्री ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करेंगे मेरे हिसाब से, और भी नीचे आ भी सकते हैं। अगर नीचे आए और इस जगह पे आए, यहाँ पे 200 डेज EMA को टच करने के लिए आए, तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूंगा,
क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्काउंट में मिलेगा, क्योंकि मैं इस तरीके से ट्रेड से हमेशा एवरेज करके चलता हूँ जब डिस्काउंट में मिले। तो जब टारगेट यहाँ पे बनता है वो 23% के आसपास टारगेट बन सकता है, और वो टारगेट होगा 2800 के आसपास। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और इस कंपनी का खासियत यही है कि इस कंपनी कंटिन्यूसली खुद का प्रेजेंस बनाने के लिए धीरे धीरे करके काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी का हालत बहुत खराब है, ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार हो गया, ऐसे में नहीं कहूंगा। स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर जो जो कंपनी काम कर रहा है उसके ऊपर बोलने का जरूरत नहीं है। मैं हर वीडियोस में आपको यही बता रहा हूँ कि स्पेशलिटी केमिकल्स के जो डिमांड है वो कम होने के कारण सारे कंपनीज के ऊपर प्रेशर है। सिर्फ कोई भी एक कंपनी आप कोई भी एक कंपनी को उठाकर देख लेना, किसी भी कंपनीज के ऊपर उतना खासियत देखने को नहीं मिलेगा। रिलायंस जैसे इतने बड़े कंपनीज जो भी मतलब केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, उसका भी सेल डाउन हुआ है सिर्फ सिर्फ केमिकल सेक्टर के ऊपर ही। बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। तो इस कंपनी का खासियत क्या है, अगर मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम में पीक लेवल में था 102 के आसपास। वहां से गिरते गिरते कंपनी आए थे, इसका पी रेशियो कहाँ तक आए थे, करीबन 28 के आसपास। इसका मतलब कंपनी एक अंडर वैल्यूड के हिसाब से आ चुके थे। कंपनी फिर से ऊपर गया, 80 के आसपास चला गया, और इसका एवरेज पी रेशियो कितना है, 40 है। इसका मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है वो बता यहाँ पे यही मेंशन कर रहा है कि कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो जब कोई कंपनी ओवर वैल्यूड बनते हैं तो उस कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को जरूर मिलते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी में जो खासियत देखने को मिला वो खासियत कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इस चीज को मैं पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार लगातार बढ़ते चले गए, और उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस वो भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया। अभी देखिए कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट होने के बाद लास्ट ईयर में 2023 में कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो पिछले सालों की तुलना से कम हुआ है। तो इसके कारण कंपनी के ऊपर तो प्रॉफिट कम होगा ही, और इस सारे कारण के मेन वजह है स्पेशलिटी केमिकल्स, जो मार्केट में डिमांड कम होने के कारण ही सब कुछ यहाँ पे कम देखने को मिला। ऐसे नहीं कि वो हमेशा इस तरीके से करते रहेंगे, पहले भी इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिला था। देखिए 72 67 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ करते थे। अभी देखिए बीच में 72 करोड़ बन चुका था, 70 करोड़ बन चुके थे, उसके देखिए फिर से कंपनी रिकवरी किया। तो मेरे हिसाब से फिर से कंपनी कुछ टाइम पर पीरियड में प्रॉफिट को कम दिखाएगा। इसका मतलब कंपनी का सेल्स कम होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वो रिकवरी करेंगे। तो रही बात कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईडीएस के पास उतना होल्डिंग्स नहीं है, पब्लिक के पास होल्डिंग्स ऑब्वियसली है, बाकी एफआईडीएस के पास उतना होल्डिंग्स देखने को नहीं मिला। अब इसका डिलीवरी का रिपोर्ट दिखा दूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर डिलीवरी कुछ पॉजिटिवली देखने को मिला है। उतना ज्यादा भी नहीं, उतना कम भी नहीं। अगर यही चीज को मैं एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था। क्या था, यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बना था, उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे कंपनी ब्रेकआउट किए, और उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट किए, और रिवर्सल करके यहाँ पे जो कैंडल्स बना था, यहाँ पे जो रिवर्सल का एंटी बना था, इसके ऊपर एंटी था, और फर्स्ट टारगेट यहाँ पे लेकर चल रहा था, सेकंड टारगेट यहाँ पे लेकर चल रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से टारगेट लेने का मेन वजह था कि कंपनी का जो हाईएस्ट रेंज है, हाईएस्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है 315 रुपीज के आसपास। और अभी एक शानदार पैटर्न यहाँ पे बनने जा रहा है। वो क्या है, एक शोल्डर कम, उसके बाद एक बिग हेड बनेगा, उसके बाद एक शोल्डर बनेगा। तो मैं मार्किंग करके आपको यहाँ पे यहाँ से ही रखा हूँ, मतलब रख देता हूँ। जब शोल्डर को ब्रेकआउट करेगा तब जरूर यहाँ पे मैं एंटी लूंगा। तो यहाँ पे का मतलब देखा जाए तो हेड एंड शोल्डर बन चुके हैं, और फिर से हेड अगर कंप्लीट हो तो मैं जरूर इसके ऊपर एंटी लूंगा। और जिस तरीके से कंपनी का करेक्शन हुआ है वो आज नहीं तो वो कल अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। तो ये था तीन कंपनी। लास्ट जो कंपनी है इसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी कोविड के बाद अच्छा खासा धमाका दिया, और 8 टाइम्स कंपनी प्रॉफिट जनरेट करके दिए। और कंपनी के इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करने के बाद बोर्ड ने डिसाइड किया कि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये फेस वैल्यू था, उस फेस वैल्यू को वो स्प्लिट करने वाला है। अगर स्प्लिट का डेटा दिखा दूं तो 10 का फेस वैल्यू 5 बनने वाला है, मतलब हर एक शेयर में 2 शेयर आपको एज ए स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। तो उस हिसाब से प्राइस का भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। मान के चलिए अभी 4000 का प्राइस चल रहा है, तो उसका प्राइस एडजस्टमेंट होकर 2000 आ जाएगा।
तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।